साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार से संबंधित वो समस्त जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, जो आपको जोखिम से तो बचाती है और आपके निवेश को लाभ में बदलती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शेयर बाजार में इस समय जहां पे कमाई का मौका है तो वो सेगमेंट है आईपीओ। आईपीओ अप्लाई करने वाले सभी निवेशकों के चेहरे में खुशी और प्रसन्नता दिखाई देती है, क्योंकि आईपीओ एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कमाई हो रही है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जितना कि आईपीओ में। कि प्रॉफिट का सेगमेंट एक आईपीओ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आज हम कुछ आईपीओ लेके आए हैं। बाजार में इस समय 8 आईपीओ खुले हुए हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी आईपीओ में देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किसका फंडामेंटल कैसा है, कितने का आईपीओ है, फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है। तो सबसे पहले बात करें तो ये वो आईपीओ की डेट, ओपन डेट और क्लोजिंग डेट, ये डेट आपके सामने है, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो ये 2 दिन जहां पे 8 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। इन आईपीओ की लास्ट डेट 24 तारीख, कुछ की 23 तारीख है। तो इनको अप्लाई करने से पहले समझते हैं कि कहां पे हमें लिस्टिंग गेन मिल सकती है और कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सही हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ कितने का है। तो सेनोरेस फार्मा का आईपीओ 582 करोड़ का है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 82 करोड़ का ओएफएस है। तो एक अच्छा आईपीओ है जो 500 करोड़ अपने बिजनेस में लगाएंगे और 82 करोड़ प्रमोटर की जेब में जाएगा। वेंटेओ हॉस्पिटलिटी का आईपीओ 1600 करोड़ का है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो यानी ये 1600 करोड़ कंपनी के बिजनेस में लगाए जाएंगे, जो कि निवेशकों के लिए अच्छी बात है। केरारो इंडिया 1250 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी यहाँ पे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। ट्रांसरेल लाइटिंग का पूरा डिटेल हमने एक वीडियो में कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो जरूर देख लें, पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। डैम कैपिटल की बात करें तो पूरा ओएफएस है, 840 करोड़ अपनी हिस्सेदारी को बेचने जा रहा है और पूरा पैसा प्रमोटर की जेब में जाएगा। ममता मशीनरी का आईपीओ का डिटेल हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाएं, आपको वो वीडियो आईपीओ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बात करें कॉन्कर्ड एनवायरो सिस्टम की तो 500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 175 करोड़ फ्रेश इशू और 325 करोड़ रुपए ओएफएस है। 70 करोड़ कंपनी के बिजनेस में लगाए जाएंगे और बाकी 325 करोड़ प्रमोटर की जेब में जाएगा। सनातन टेक्सटाइल की बात करें तो 550 करोड़ का टोटल आईपीओ है, जिसमें 400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और 150 करोड़ रुपए ओएफएस है। तो यहाँ पे 400 करोड़ कंपनी के बिजनेस में लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले सेनोरेस फार्मा को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में क्या है, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए या लिस्टिंग गेन के लिए। कंपनी का रेवेन्यू सबसे पहले देखते हैं। 2022 में 14.63 करोड़ का था, जो बढ़ के 2023 में 39 करोड़ का होता है, 2024 में 217 का। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है रेवेन्यू में। यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी वही ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये दोनों सेगमेंट में अच्छा है। यहाँ पे यदि हम कर्ज की बात करें तो 2024 में जो कर्ज था वो 248 का था और जो इस लास्ट क्वार्टर में कर्ज बचा है वो 242 का है। तो यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ ला रही है, इस आईपीओ में जो भी पैसा मिलेगा कंपनी फ्रेश इशू के रूप में यहाँ पे 500 करोड़ रुपए हैं, तो वो 500 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने में और बाकी बिजनेस के काम में आएंगे। तो कंपनी एक अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। कंपनी की पार्टनरशिप जिन कंपनियों के साथ है वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। उसमें प्रासो एलएलसी, लैंडनेट कंपनी, जुबलेंट, एलकेएम, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये आदि वो कंपनी है जिसमें सिप्ला भी शामिल है, जिनके साथ इसकी पार्टनरशिप है। ये उनके लिए काम करती है, उनके लिए रिसर्च का काम करती है। तो ये फार्मा सेक्टर में एक अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। तो इनके बिजनेस के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रोथ भी है और कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो अच्छी कंपनियों के साथ है। दूसरी कंपनी है वेंटेओ हॉस्पिटैलिटी। यदि इसकी फाइनेंशियल स्थिति को देखें तो 2022 में 1197 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2023 में 1762 का होता है
2024 में 1907 का होता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप दिखाई दे रहा है इनके प्रॉफिट में। लास्ट क्वार्टर जो सितंबर का डेटा कंपनी ने शो किया है उसमें 137 करोड़ रुपए माइनस में है। 2024 में भी ये 66 करोड़ के माइनस में थी, तो यहाँ पे कंपनी लॉस में आती हुई दिखाई दे रही है। केवल 2023 छोड़ दिया जाए तो बाकी कंपनी लॉस में है। तो ये पूरा का पूरा जो आईपीओ लाए हैं वो फ्रेश इशू के रूप में लाए हैं 1600 करोड़ रुपए का। तो ये पूरा 1600 करोड़ रुपए कंपनी के कार्यों में, कंपनी के बिजनेस में खर्च करने वाले हैं। तो हो सकता है कि इनकी स्थिति अच्छी हो जाए। यहाँ पे कंपनी के पास कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रखने वाली कंपनी है। बाद में हम देखेंगे कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो ये थी इसकी फाइनेंशियल स्थिति, जो कि अभी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट कंपनी है केरारो इंडिया। यदि इसकी फाइनेंशियल स्थिति को देखें तो इनका रेवेन्यू 2022 में 1520 करोड़ का था, जो कि 2023 में 1733 करोड़ का होता है, 2024 में 1806 करोड़ का। अभी 2 क्वार्टर निकले हैं, इन 2 क्वार्टर की स्थिति देखें तो 922 करोड़ है। यदि हम इसको दोगुना कर दें तो 1844 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है 2024 का रेवेन्यू। तो 2024 में 62 करोड़ का प्रॉफिट था, 2023 में 48 करोड़ का प्रॉफिट था और 2022 में 22 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे यदि 2024 में हम प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करें तो ये लगभग 98 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। तो पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। कंपनी के पास कर्ज 195 करोड़ का है। तो यहाँ पे जो भी आईपीओ में रकम जुटाई जाएगी वो प्रमोटर की जेब में जाएगी। तो यहाँ पे कर्ज की है उसमें कोई सुधार की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ये कंपनी फाइनेंशियल स्थिति में तो अच्छी है, इसको लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ऑटो सेक्टर से आती है। यहाँ पे इनकी पीयर कंपैरिजन, तो ये वो कंपनियां हैं जो इसकी पीयर कंपनी है। यदि इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो 64 के आसपास की है। तो ये वैल्यूएशन जिस प्रकार से आईपीओ आया है तो यहाँ पे महंगा दिखाई दे रहा है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल सही दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद कंपनी क्या प्रदर्शित करती है, किस प्रकार से अपनी सीट को बैलेंस रखने में सक्षम होती है, वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे जो भी उम्मीद है वो लिस्टिंग गेन की ही उम्मीद दिखाई दे रही है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसका रिव्यू आगे करना पड़ेगा। तो डैम कैपिटल की फाइनेंशियल स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। 2022 में इनका रेवेन्यू 94.5 करोड़ था। यहाँ पे 2023 में रेवेन्यू में एक ड्रॉप दिखाई देता है। के 2 क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने 182 करोड़ रुपए का शो किया है। तो यहाँ पे देखें तो एक ग्रोथ जरूर निकल के आ रही है, लेकिन कंपनी में कॉन्स्टेंसी नहीं है। तो इस प्रकार की जो कि फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी होती हैं उनमें कर्ज ज्यादा होता है। तो वही स्थिति यहाँ भी दिखाई दे रही है, कंपनी में कर्ज है। केवल लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को देख सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति इनकी भी ज्यादा मजबूत नहीं है। और दूसरी बात, पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है। तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में कोई रकम लगने वाली नहीं है। तो हम अभी चल के देखते हैं कि किसकी क्या जीएमपी चल रही है। जीएमपी के आधार पे लिस्टिंग गेन की एक संभावना बन जाती है, जबकि जीएमपी एक ऐसा पैरामीटर नहीं माना जाता है जिसके आधार पे ये निश्चितता हमको मिले कि इसमें लिस्टिंग गेन इतना मिलना ही है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद जरूर बन जाती है। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें वो है कॉन्कॉर्ड एनवायरो सिस्टम का। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट के पार्ट्स बनाती है। कंपनी क्योंकि जिस प्रकार के बिजनेस में है उस प्रकार के बिजनेस की डिमांड आगे बनी रह सकती है। तो 2022 में इनका रेवेन्यू था 337 करोड़ का, 2023 में बढ़ के होता है 350 करोड़। 2024 में यहाँ पे एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है जो 512 करोड़ में परिवर्तित होता है। 2024 में यदि यहाँ हम बात करें तो अभी तक 208 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है कंपनी। और आने वाले 6 महीनों में क्या स्थिति होगी यदि इसको दोगुना करें तो यहाँ पे 416 करोड़ का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में। 2023 में प्रॉफिट रहता है इनका केवल 5 करोड़ का। 2024 में प्रॉफिट होता है 41 करोड़ का। तो यहाँ पे प्रॉफिट में काफी वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में काफी बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी की स्टेबिलिटी को कमजोर करता है। लेकिन कंपनी एक ऐसे सेक्टर में हमने बताया
जहाँ पे फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम कर्ज की बात करें तो कंपनी के पास 167 करोड़ रुपए का कर्ज है और 175 करोड़ रुपए का ये केवल फ्रेश इशू लाए हैं। तो हो सकता है कि कंपनी आईपीओ से मिलने वाली राशि को अपने कर्ज में कमी करती हुई नजर आए। यदि ऐसा होता है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कंपनी के रेवेन्यू में ठीक ठाक चीज है, कंपनी के मार्जिन में जरूर यहाँ पे उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है सनातन टेक्सटाइल का। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और इनके प्रमुख कस्टमर की बात करें तो वेल्सपन इंडिया, वेल्सन इंडस्ट्री, जीएम फैब्रिक, प्रेमको ग्लोबल, क्रिएटिव गारमेंट्स, बंसवारा सिंथेटिक, ये आदि इनके मेन क्लाइंट हैं। कंपनी 2022 में 3201 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है। 2023 में रेवेन्यू 3345 करोड़ का होता है। 2024 में एक डिप दिखाई देता है 2979 करोड़ का। 2024 अभी जो 2 क्वार्टर निकल चुके हैं वहां पे यदि कंपनी ने जो डाटा पेश किया है उसके मुताबिक यहाँ पे भी डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे एक गिरावट देखी जा रही है। यदि प्रॉफिट की बात करें तो वही स्थिति प्रॉफिट में भी है। 2022 में कंपनी अच्छी खासी 355 करोड़ रुपए प्रॉफिट में थी, जो 2023 में 152 करोड़ होता है, 2024 में 133 करोड़ होता है और 2025 में यदि निकल के आएगा जिस प्रकार से अभी डेटा है तो यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कंपनी में कर्ज लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो सरकार के रहमो करम पे बना हुआ है और सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि यहाँ पे बजट में, इस बार के बजट में सरकार द्वारा इनको कुछ ना कुछ पीएलआई स्कीम दी जाएगी। यदि इस सेक्टर को पीएलआई स्कीम का फायदा मिलता है तो ये सेक्टर जरूर एक ग्रोथ दिखाई देगा। तो इस पूरे सेक्टर में इस समय प्रेशर बना हुआ है, वही प्रेशर इस कंपनी में भी नजर आ रहा है। यदि इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे केपीआर मिल बहुत अच्छी कंपनी है जो कि 39 के पी में है। अभी कंपनी का पी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो सेक्टर है वो एक गिरावट का सेक्टर है। अब अंत में देखते हैं कि किस कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है और किस में कितना लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। हमने पूरी डिटेल आपके साथ साझा की है। बाकी ममता मशीनरी और ट्रांसरेल लाइटिंग का आईपीओ को हमने डिटेल में कवर किया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केरारो इंडिया। केरारो इंडिया का जीएमपी अभी जनरेट नहीं हुआ है। दूसरी कंपनी है सेनोरेस फार्मा। तो सेनोरेस फार्मा का जीएमपी चल रहा है 150। तो यदि 150 के हिसाब से इनका जीएमपी बरकरार रहता है और लिस्टिंग गेन तक ये जीएमपी को स्टेबल रखते हैं तो इसमें 38% के लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। दूसरी कंपनी है वेंटेओ हॉस्पिटैलिटी। तो इसमें बात करें 67 का जीएमपी चल रहा है और केवल 10% का ही यहाँ लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है। तीसरी कंपनी है कॉन्कॉर्ड एनवायरो जिसमें 70 का जीएमपी चल रहा है और लिस्टिंग गेन 10% के आसपास ही उम्मीद है। तीसरी कंपनी है सनातन टेक्सटाइल जिसका जीएमपी चल रहा है 70 का और यहाँ पे 22% की एक आशा दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कंपनी है ममता मशीनरी जिसका जीएमपी सबसे ज्यादा है, वो है 260 का। तो यहाँ पे 107% की लिस्टिंग की संभावना दिखाई दे रही है। डैम कैपिटल की बात करें तो इसका जीएमपी भी 170 का चल रहा है और ये 170 के हिसाब से 60% लिस्टिंग की संभावना है। ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें तो इसका जीएमपी 185 का है जहां पे 43% लिस्टिंग गेन की संभावना दिखाई दे रही। तो ये थी इनकी जीएमपी। लेकिन जीएमपी एक ऐसी चीज है जो कि चेंज होती रहती है, जो कांस्टेंट नहीं होती है। तो जीएमपी में एक बहुत बड़ा बदलाव थोड़े समय पे हो जाता है। तो यदि जीएमपी की बात करें तो जीएमपी मेन मायना होता है जिस दिन इसकी क्लोजिंग डेट होती है, उस दिन की जीएमपी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए। तो हमें यहाँ पे जीएमपी का वेट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारा पेमेंट अपना जो आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं वो लास्ट डे ही सबमिट करें। तो जब तक जीएमपी भी क्लियर हो जाती है और काफ़ी एक हमें चीज़ें दिखाई दे जाती हैं कि कहाँ पे कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो ये था हमारे इन 8 आईपीओ के लिए रिव्यू कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, साथ में लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।